भाई साहब का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार आप चंपा से बात करके उसे समझाने की कोशिश कीजिए कि अपनी सासू बाई से माफी मांग ले। क्या पता तब भैरू भी मान जाए। भैरू मान जाएगा मतलब? कैसी हो वसुधा? क्या बताए? समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख दर्द। अरे हमें तो सुनकर ही बहुत बुरा लग रहा था। बुरा नहीं मानना वसुधा, बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। अरे चंपा तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। माफी मांगने को कहो और बात को खत्म करो। लेकिन वो हमें माफ करने को तैयार ही नहीं है। अरे तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? तुम्हारी बेटी ने तो माफी मांगने से मना कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ, लेकिन समस्या तो चंपा के गर्भवती ना होने से है ना? हाँ हाँ, ये सच है। कमलाताई भीरू की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन भीरू ने साफ साफ मना कर दिया। इस बीच में चंपा ने नकली हार का इल्जाम कमलाताई पर डाल दिया। अरे भीरू भड़क गया। उसने चंपा से कहा, मेरी आई से माफी मांगो। लेकिन चंपा तैयार हुई नहीं। तब जाकर भीरू ने चंपा को घर से निकाला है। बिना खाए पिए क्यों भटकते हो? मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ की चिंता को कभी समझा है? चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। धूप में घूम के काले पड़ गए हो। बहुत गर्मी बढ़ गई है साईं, तुम ना साथ में कांदा रखा करो। खाओ। वैसे धूप का मुझसे कोई बैर नहीं है भाईजामा, और धूप जितनी कड़ी होगी मेरी छांव भी तो उतनी ही घनी होगी। खाते समय बातें नहीं, सिर्फ खाते हैं। एक बात बताइए भाईजामा, फर्ज करिए आपकी भी कोई बेटी होती, आपकी ही तरह गुणवान, आपकी ही तरह संस्कारी, लेकिन शादी के बाद उसे कोई मुश्किल आती और उसे अपने मायके वापस आना पड़ता, तो क्या करती आप? पहले तुम ये बताओ, ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बताइए ना भाईजामा, क्या आप उसकी मदद करती, उसका समर्थन करती, या फिर उसे वापस अपनी ससुराल जाने के लिए विवश करती आप? अगर वो गलत नहीं है तो मैं जरूर उसका साथ देती, क्योंकि बेटी ब्याह कर कहीं भी क्यों न चली जाए, जब वो तकलीफ में होती है, जब वो दुखी होती है, तो एक माँ ही होती है जो उसे दिलासा दे सकती है, उसे सुकून पहुंचा सकती है। अब तुम बताओ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसे भी एक ऐसी ही माँ की तलाश है जिसके आंचल में दिलासा हो, जिसके आंचल में सुकून हो।
साईं, किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं बायजामा। तुम भी कोई ऐसा काम खोजो जो तुम्हें पैसे भी दिलाए और तुम्हारे कसरत करने के शौक को, तुम्हारे सपने को भी तुमसे दूर ना करे। शिरडी में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शिरडी का प्रतिनिधित्व करो। इस हारे हुए आदमी के नाम पे 200 रुपए चढ़ा दो ऋण के रूप में। वो हार तो चंपा ने आपको दिया है। अरे ताई, चंपा ने मुझे जो हार दिया है वो नकली है। इससे माफी मांगो। चंपा, जवाब दो, क्या ये बात सच है कि तुमने अपनी सासूबाई से माफी नहीं मांगी, इसलिए भैरू ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? आई, इतनी सी बात नहीं थी। जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। तुझे मेरी कसम है, क्या ये सच है? हाँ। मूर्ख है क्या? हाँ, माफी मांगने में तेरा क्या जा रहा है? अगर माफी मांग लेती तो ये सब तो नहीं होता ना। आई, माफी गलती की मांगी जाती है। अगर मैं माफी मांग लेती तो सबको यही लगता कि गलती मेरी थी। अरे अगर माफी मांग लेती तो ये बात खाली 4 लोगों के बीच में रहती। और सुन लो, किसी को भी तुम्हारे निर्दोष होने पे यकीन नहीं है। हर कोई तुम्हें दोषी मानता है क्योंकि समाज में लड़कियों को ही गलत समझा जाता है। आई, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं? हाँ, बढ़िया है मुझे समझाने वाली। तेरे आई बाबा की हंसी उड़ रही है हर जगह, ये स्वीकार है तुझे, लेकिन अपनी सास से माफी मांगना स्वीकार नहीं है। बाबा, बाबा, क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? आज तो हम हैं, लेकिन आगे क्या होगा तुम्हें पता है? तुम्हें कितनी मुश्किल हो सकती है, सोचा है कभी? अरे ये क्या सोचेगी? जो सोचना है हमें ही सोचना है। हम अभी इसे वहां लेके जाएंगे और ये वहां पर जाकर उनसे माफी मांगेगी। चाहे तुझे उनके पैरों में क्यों ना गिरना पड़े। चल अभी, चल। नहीं आई, मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं दूंगी। मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ। तो क्या तू जिंदगी भर यही बैठी रहेगी अपने मायके में? हमारी छाती में मूंग डलती रहेगी? वसुधा, शांत हो जाओ। अगर आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं, तो इससे कहिए जाकर अपनी सासूबाई से माफी मांग ले। अपनी जिद के कारण एक कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रही है, वो इसे मंजूर है? अरे ये क्या बात हुई? आत्मसम्मान भी स्वार्थ ही है, समझी ना? अगर अपनी जिद पे अड़ी रही तो जिंदगी भर इसी तरह बैठी रहेगी। और वहां भैरू की दूसरी शादी भी हो जाएगी।
ये कैसी आवाज थी? ये कैसे गिर गया? ये कौन है जो इतनी रात को अकेली भटक रही है? हे खंडोबा, ये तो चंपा है। चंपा, 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 चंपा। सब ठीक तो है ना? ऐसे बेसुध होकर कहाँ भटक रही हो? समय देखा है क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ क्या है? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं आई पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। फर्ज करिए आपकी भी कोई बेटी होती, आपकी ही तरह गुणवान, आपकी ही तरह संस्कारी, लेकिन शादी के बाद उसे कोई मुश्किल आती और उसे अपने मायके वापस आना पड़ता, तो क्या करती आप? साई क्या कहना चाहता था अब समझ में आया मुझे। तू चिंता मत कर, तू चल। नहीं काकी, मैं चंपा, काकी मानती है ना मुझे, तो चुपचाप चल। चल। चिंता मत कर। चल, चल अंदर। अरे कहाँ चला गया था तू? सुबह का गया था, इतनी रात को लौटता है। तेरी आई की तो जान निकल गई थी। हे देवा, ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ था? हाँ? दवाई लगाती हूँ, आ जा इधर, बैठ इधर। ये चोट कैसे लगी? बैठ, बैठ आराम से, मैं दवाई लेकर आती हूँ जख्म के लिए। हाँ?
ये ले, ये देवा। तुझे पता है, तेरे जाने के बाद आज चंपा के आई बाबा आए थे घर पे, लेकिन वो नहीं आई। मैंने कहा उन्हें कि मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा रही हूं। जाके उन्होंने चंपा को बताया तो होगा ना, फिर भी वो नहीं आई माफी मांगने। इतनी घमंडी है वो लड़की। और एक तू है, उसके लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। एक से एक बढ़कर लड़कियां मिलेगी तुझे, तू बस हाँ बोल दे। एक बात बता, क्या तू उस लड़की को अपनी आई से बढ़कर मानता है? तू उसके लिए अपने आई का दिल दुखाएगा? हाँ हाँ कर दे बेटा, तुझे मेरी कसम, मैं शादी के लिए हाँ कह दे, हाँ कह दे। करूंगा, बस आप ये सब करना बंद कर दीजिए। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। चंपा, अरे उठ गया बेटा? आइए, अब क्या कर रही है? कल तेरी सगाई है ना, उसी की तैयारी चल रही है। क्या? हाँ, बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने तेरे लिए। आई, शायद आप भूल रही है मेरी शादी हो चुकी है और मैं। तुझे मेरी कसम, शादी के लिए हाँ कह दे, हाँ कह दे। करूंगा, बस आप ये सब करना बंद कर दीजिए। पास के गांव का ही परिवार है। मेरी होने वाली बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान है। उसके पिता किसान है। तेरी सरस्वती मौसी ने सब जांच परख लिया है। तेरी और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। और मुझे भी वो लड़की तेरे लिए एकदम ठीक लगी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह। ये साड़ी अच्छी है ना? आई, बीती रात ही मैंने आपसे हाँ कहा था और आज आपने रिश्ता भी तय कर दिया। अब संयोग ही ऐसा बना बेटा, वो लड़की की आजी बहुत बीमार है, इसलिए लड़की के बाबा चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए ताकि आजी का आशीर्वाद मिले ना, इसलिए। ये देख, सब उसी के लिए है। लेकिन कल सगाई, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे अभी तो बताया ना, लड़की की आजी मरने से पहले लड़की को आशीर्वाद देना चाहती है, वो शादी देखना चाहती है। और जल्दी है तो क्या, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। देख, अब मैं और सरस्वती दोनों जा रहे हैं नगर में, और वहां पे खरीदारी करके आज रात को उसी के यहाँ मैं ठहरूंगी, और फिर कल दोपहर तक हम लड़की वालों के यहाँ सगाई के लिए पहुंच जाएंगे। तू भी कल सुबह ही निकलना, हाँ, समय पे पहुंच जाना वहां पे। ये ले, इस पर्ची में वहां का पता लिखा है मैंने। आई, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बेटा, मुझे देर हो रही है, खाना बना लिया है, समय पे खा लेना। हाँ? पहुंच जाना वहां पे, मैं निकल रही हूँ। आई, इतनी जल्दी दूसरी शादी? अगर चंपा को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? आपकी चंपा
पहले दुखी थी, टूटी हुई थी, मैंने फिर भी उसे इतना कुछ सुना दिया। मैंने कितनी बार तुमको समझाया है, लेकिन तुम कभी सुनती ही नहीं हो। गलती हो गई मुझसे। अब स्वीकार करने से क्या लाभ, वो तो चली गई ना। मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ कर ना बैठे। वो कुछ नहीं करेगी। मेरे पास है, मेरे घर में। मुझे अंदाजा था आप लोग चंपा के लिए परेशान होंगे, इसलिए आपको बताने आई हूं। मेरी तो जुबान ही खराब है बाइजा अक्का। बिना कुछ सोचे समझे मैं कुछ भी बोल देती हूँ। लोगों के ताने, उनकी उल्टी सीधी बातें सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। समझ सकती हूँ, माँ बाप होने के नाते आपको उसकी चिंता होनी भी चाहिए, पर आपको ये भी सोचना समझना चाहिए था कि चंपा परेशान थी, उसे सहारे की जरूरत थी। और आपको क्या लगता है, जो बातें आपने सुनी उसने नहीं सुनी होगी? लोग कहे सो कहे, लेकिन यही बातें अगर उसके आई बाबा भी कहें तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। बाइजा अक्का, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार आप चंपा से बात करके उसे समझाने की कोशिश कीजिए कि अपनी सासू बाई से माफी मांग ले। क्या पता तब भैरू भी मान जाए। भैरू मान जाएगा मतलब? 1 साल पहले उन दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी, और आज वो सब भूल गया है। माफी तो उसे मांगनी चाहिए चंपा से। एक तो वचन तोड़ने की, और दूसरा उस पर विश्वास ना करने की। उन्होंने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, उसे बेइज्जत किया, और अब माफी भी चंपा ही मांगे। और अगर चंपा ने माफी मांग भी ली तो क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा? नहीं वसुधा बहनी, नहीं। उसकी सास उसे गर्भवती ना होने के कारण प्रताड़ित करती रहेगी, और उधर भैरू यही समझेगा कि हार की चोरी, हार की अदला बदली चंपा ने ही की थी। उसे हमेशा यही लगेगा कि उसके पत्नी ने उसके मां पर चोरी का इल्जाम लगाया। तो सोचिए चंपा की क्या इज्जत रह जाएगी उस घर में। इस इल्जाम को लेकर क्या वो जिंदगी भर ठीक से रह पाएगी? पूरे शिरडी में तुम ही जो मेरा दर्द समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो कि मुझ पे क्या बीत रही है। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। तेरी तरह तुम भी इस दुनिया की अपेक्षा पे खरे नहीं उतर सके। तुम्हारी सेवा का कोई मोल नहीं है। इतने वर्षों से तुमने सबको सुरक्षा और छाया दी, फिर भी तुम पर फल नहीं आने के कारण तुम्हें बेकार समझा जा रहा है।
मेरी तरह तुम भी लोगों की नजरों में नाकाम हो, जिसकी इस संसार में कोई उपयोगिता नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। पर ये सच तो नहीं है चंपा। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा बाईजा अक्का। आप ही बताइए मैं क्या करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसका साथ दीजिए जैसे मैं दे रही हूं। अपने घर में रखकर उसका हौसला बढ़ाकर। चंपा मेरी भी बेटी की तरह ही है। साईं ने एक दिन मुझसे कहा था, घर वो होता है जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें सम्मान, अपनापन मिलता है। अगर चंपा से उसके ससुराल में ये सब चीजें छीन ली जाती हैं, तो वो ससुराल को अपना घर कैसे कह सकती है? खैर, आप लोगों को सूचित करना मेरा कर्तव्य था, सो मैंने कर दिया। अब चलती हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा और इस पेड़ का जीवन एक ही जैसी मुश्किलों से घिरा है, तो फिर क्या देना चाहोगी तुम इसे? तुम इसे उम्मीद बंधाना चाहोगी, इसका समर्थन करोगी, या फिर दया दिखाओगी इस पर? उम्मीद दूंगी साईं। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, वो तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? जो इंसान नाखुश है, खुद में खुश नहीं है, वो दूसरे को सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकता। जो खुद नाउम्मीद है, वो दूसरे को उम्मीद कैसे देगा भला? ये समय तुम्हारी परीक्षा का समय है चंपा। अगर तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, तो हो सकता है दूसरी तरफ तुम्हें आशा की किरण दिखाई दे, तुम्हारे सुनहरे भविष्य की रोशनी दिखाई दे तुम्हें। सब कुछ तुम पर निर्भर है चंपा। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी साईं। मैं श्रद्धा और सबूरी रखूंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। और तुम भी उम्मीद मत छोड़ना। मैं जानती हूँ कि आज तक तुम पे फल नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम पर फल आएंगे। और जब आएंगे तब वो शिरडी के सबसे स्वादिष्ट फल होंगे। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई। राम जी भला करे। चलती हूँ साईं।
अरे वसुधा, अभी तक तेरी बेटी ससुराल नहीं गई? मानना पड़ेगा, बड़ी ढीठ है लड़की। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सब कुछ इतने जल्दी जल्दी हो गया कि कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। और चंपा ने जो किया, गलत किया, बहुत गलत किया। उसके बाद भी अगर वो माफी मांग लेती आई से, तो फिर मैं सब संभालने के लिए था ना उसके साथ। आहो, जरा बाहर आके देखिए इसने क्या किया। अब क्या नुकसान कर दिया इसने? देखिए, उसने मेरी नई साड़ी काट दी। दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। उम्र बढ़ती है तो बच्चे समझदार होते हैं, पर इसके साथ तो उल्टा ही है। आई मेरी बात तो सुनिए। एक तो आई की साड़ी काट दी, ऊपर से जबान लड़ा रही है। अब तुझे ठीक करता हूं मैं। साईं, ये क्या करने जा रहे थे आप? देखिए ना साईं, क्या किया इसने। इतनी महंगी साड़ी को 2 टुकड़ों में काट के बर्बाद कर दिया इसने। इसी का दंड देने जा रहा था इसको। अपनी बेटी को दंड देने से पहले कम से कम उसे अपना पक्ष रखने का मौका तो दीजिए। साड़ी फाड़ने का क्या कारण हो सकता है साईं? ऐसे कोई साड़ी फाड़ता है? बच्चे कुछ भी अकारण नहीं करते हैं। कुछ भी करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और इसलिए संसार के हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चे को दंड देने का निर्णय लेने से पहले उस कारण का पता लगाएं, ताकि बच्चे को कुछ सीख मिल सके, वो आपका अनुकरण कर सके। केवल मारने, पीटने, डराने, धमकाने से आप जबरदस्ती बच्चे से बात मनवा सकते हैं, पर उसे कोई शिक्षा नहीं दे सकते, कोई सीख नहीं दे सकते। बताओ, क्यों काट रही थी तुम साड़ी? साईं, वो बाबा की बैलगाड़ी है ना, उसकी छत नहीं है, और आजकल तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है, और बाबा जब उस बैलगाड़ी को लेकर काम पे जाते हैं तो उन्हें धूप भी बहुत लगती है। पिछले हफ्ते तो बाबा बीमार भी हो गए थे, इसलिए मैं साड़ी फाड़ कर बैलगाड़ी की छत बनाने वाली थी। अब बताइए, क्या सजा देना चाहते हैं आप इतनी प्यार करने वाली बेटी को? अपने बाबा का इतना ख्याल रखने वाली, उन्हें इतना प्यार करने वाली बेटी पर मैं गुस्सा कर रही थी। तुमने तो बहुत कुछ कहना चाहा मुझसे, पर मैं ही सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। साईं, आपने सही समय पर आकर रोक लिया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। गुस्से में पता नहीं मुझसे ऐसा गलत क्यों हो जाता है। इसका उत्तर बहुत सरल है, आइए मेरे साथ। जाकर देखता हूँ साईं क्या दिखाना चाहते हैं इन्हें। पानी से भरे इस बर्तन में झांक कर देखिए, क्या कुछ दिख रहा है? कुछ दिखा? हमारा प्रतिबिंब। अब इस बर्तन में जाकर देखिए,
क्या इसमें अपना प्रतिबिंब आप देख पा रहे थे? नहीं। इसी तरह इंसान जब गुस्सा होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, और अशांत मन न कुछ देख पाता है न सोच समझ पाता है। ऐसी स्थिति में कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मन के शांत हो जाने तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। तभी आप स्थितियों को सही तरीके से देख पाएंगे, बेहतर तरीके से सोच समझ पाएंगे। अल्लाह मालिक। बचपन में जब हम पाठशाला में एक साथ खाते थे तो आपस में एक प्रतियोगिता करते थे कि कौन सबसे पहले अपना खाना खत्म करेगा। आज फिर से हो जाए। आलू की सब्जी? मैंने कितनी बार आई से कहा है मुझे आलू की सब्जी पसंद नहीं। सुनिए ना, जरा वो पानी का लोटा दीजिए ना। मेरा लड्डू कहाँ गया? मैंने जीवन में एक बात सीखी है, या तो अपने जीवन में परेशानी रख लो या साईं को। साईं ने क्या कहा था, याद है ना? चंपा आई चंपा, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ आई? कल भैरू की दूसरी सगाई होने जा रही है। मेरी बच्ची, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इससे पहले की बात और ज्यादा बिगड़ जाए, जा जाकर अपनी सासू माई से माफी मांग ले। अभी भी समय है, जा। मेरी बच्ची चंपा, जा और जाकर माफी मांग ले। दबाव में आकर कोई भी फैसला मत करना चंपा, और याद रखो
तुम जो भी निर्णय लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। साई, साई, कल मेरे पति दूसरी सगाई करने जा रहे हैं, लेकिन मैं परेशान या चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपसे मिली श्रद्धा और सबूरी की सीख पर पूरा भरोसा है। संदेह और श्रद्धा दोनों के बीच मैंने श्रद्धा चुनी है, क्योंकि साई, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा यकीन सब कुछ आप पर है। क्या तुमने माफी मांग ली? नहीं काकी, जो गलती मैंने नहीं की उसकी माफी मैं कभी नहीं मांगूंगी। एक मैं हूं जो हमारे रिश्ते को सुधारने आया था, और एक चंपा है जिसे ना तो हमारे रिश्ते की फिक्र है, ना ही मेरी दूसरी शादी की परवाह। आज मेरा विश्वास चंपा और अपने रिश्ते से पूर्ण रूप से उठ गया है। मेरा विश्वास ही हमारे रिश्ते का आधार है और हमेशा रहेगा। सगाई कब है? पता नहीं। बहुत डर लग रहा है तुम्हें? डर की जगह मैंने उम्मीद चुनी है। आज तुम खुश दिख रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जल्दी तुम पर ढेर सारे फल लगने वाले हैं।
साई अरे सुनिए चाचा, नगर जाने के लिए बैलगाड़ी यहीं से मिलेगी? हाँ यहीं से मिलेगी। पांडु भी बैलगाड़ी लेकर आता ही होगा। धन्यवाद। ये आंधी अचानक कहां से आ गई? क्यों चढ़ रहे हो? मेरा गमछा उतारने, जो डाल पर अटका है। गमछा छोड़ दीजिए, आप गिरेंगे तो आपको चोट लग जाएगी। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ संभाल कर, ध्यान से।
चंपा, आंखें खोलो। इधर देखो। देखा? मैंने कहा था ना तुमसे कि आज खुश लग रहे हो। तुम भी ना। पहले क्यों नहीं कहा कि खुशी की असली वजह ये है? बधाई हो। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, फिर ये कैसे हुआ? मैंने उम्मीद रखी थी। मैं रोज इसमें पानी डालती थी। साई ने मुझे श्रद्धा और सबूरी रखने के लिए कहा था। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसकी देखभाल करो, इसे पानी दो और इसे ये विश्वास दिलाओ कि इस पर फल आ सकते हैं। साई, मुझे नहीं पता अब क्या होगा, लेकिन अब आज इतने दिनों में पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे सब सही होगा। क्योंकि साई है, एक यकीन, एक उम्मीद की ऊर्जा से भर गया हूं मैं। आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, जब साई है तो हमें डरने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा सुनी मेरी। तुम ठीक कह रही हो चंपा। चलो साई के पास चलते हैं। साई, राम जी भला करे। अंदर आओ। बैठो। साई उस आम के पेड़ में बौर आ गई और बौर में छोटी छोटी अमोरियां लगी है। मैंने खुद देखा है साई आप सच कह रहे थे। आस्था से कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन चंपा ने नहीं। पति धर्म को भुला दिया था मैंने, लेकिन ये अपने कर्तव्य का पालन करती रही। मैंने चंपा को गलत समझा साई। चंपा की उम्मीद ने उस वृक्ष में उम्मीद जगा दी।
वो उससे जाकर जो कहती थी, उसका इतना प्रभाव पड़ा वृक्ष पर कि उसे सुनकर उस पर बौर आने लगी, फल आने लगे। उम्मीद का, विश्वास का जब एक वृक्ष पर इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो सोचो मनुष्यों पर इसका असर कितना होगा। अगर आप दोनों एक दूसरे में सकारात्मकता का संचार करें, तो आपकी उम्मीद, आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। सच साई, लेकिन कैसे? कृपा करके हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। हाँ साई, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अपनी आंखें बंद करो। अब एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां सब कुछ शांत है, सुंदर है, एकांत है। वहां जहां कुछ भी अनिष्ट, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। स्वर्ग की तरह खूबसूरत जगह। क्या दिख रहा है तुम्हें? कौन सी जगह है ये? लेंडी बाग। कितने आश्चर्य की बात है। तुम्हारी कल्पना का स्वर्ग भी एक ही जैसा है। साई, लेंडी बाग आपका बाग है, आपने उसे बनाया है, तो उसे स्वर्ग जैसा तो होना ही है। कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा साई, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। इतनी खुशियां मैं आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई। क्या नजर आ रहा है बहरू? ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। साई, वो हमारा बच्चा था, है ना? मेरी आई के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत नहीं है, तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ इस घर से। साई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बहक गया था। मैंने सोचा कि आई कैसे गलत हो सकती है,
सिर्फ देखने का नजरिया बदला तो एहसास हुआ कि हम दोनों माँ बेटों ने चंपा के साथ जो भी किया उससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। आई का तो पता नहीं, लेकिन मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। आपकी बातों को ना सुनने के लिए, आपकी बातों पर अविश्वास करने के लिए। जिस दृश्य को अभी अभी मैंने देखा है उससे स्पष्ट है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। और चंपा का परित्याग करके मैं अपने भाग्य के लिखे को ही नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को भी जुटलाना चाहता था। चंपा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन एक वादा करता हूं कि उसकी भरपाई करने की हर संभव कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में पूरे सम्मान के साथ अपने घर वापस ले जाना चाहता हूं। मैं अब मैं अपने ही मुंह से कुछ भी कहूंगी तो आपको लगेगा बेटे की तारीफ कर रही है, लेकिन वो लड़का तो हीरा है, हीरा। आज्ञाकारी, संस्कारी, मेहनती। लेकिन उसने अपनी पहली पत्नी को क्यों छोड़ा? छोड़ना मजबूरी थी। आप ही बताइए, कोई भी शादी क्यों करता है? अपने वंश को बढ़ाने के लिए ना। लेकिन जब औरत बांझ हो, उसकी किस्मत में संतान सुख लिखा ही ना हो, तो कोई क्या करेगा? आप शिरडी में जाके किसी से भी पूछिए, मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखती थी, लेकिन क्या उसके चक्कर में मैं अपने वंश को मिटने दूं? नहीं ना। फिर और मैं उसका रहने का, खाने पीने का सबका इंतजाम कर देती, लेकिन उसने मुझ पे गहने चोरी करने का गलत इल्जाम लगाया, इसलिए हमें उसे घर से निकालना पड़ा। लेकिन एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ, घर से वो निकल गई, हमारी जिंदगी से निकल गई। भैरू तो नफरत करता है उससे, वो तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका आज्ञाकारी बेटा है कहाँ? चलोगी ना? साई, साई क्या ये सच है या सपना? मुझे मेरे पति वापस मिल गए, वो मुझे अपनाना चाहते हैं, और वो बच्चे वाला दृश्य, क्या वो सच हो सकता है? साई, साई मुझे डर लग रहा है। आई मुझे अपने घर में दाखिल होने देगी? क्या वो मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? सब कुछ तुम पर निर्भर करता है चंपा। तुमने देखा ना, विश्वास में, उम्मीद में कितनी शक्ति होती है। अपनी सकारात्मकता, अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना, खुद पर भरोसा और उस मालिक पर यकीन बनाए रखना। फिर देखना, मुसीबत के समय में वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मदद कभी
कहीं भी और किसी भी रूप में आ सकती है। और हाँ, बच्चे के आने से पहले बहुत तैयारियां करनी है तुम्हें। पुराने कपड़ों से बच्चे के लिए कपड़े बनाओ। जैसे बारिश से पहले जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, घर की गौशाला की मरम्मत करते हैं, ऐसे ही घर में नए शिशु के आने से पहले तुम लोगों को बहुत सी तैयारियां करनी होंगी। मैं करूंगी साई, मैं सब करूंगी। और हाँ भैरू, बच्चे को जन्म चंपा देगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां चंपा की ही हैं। तुम भी पिता बनोगे, तुम्हारे भी फर्ज हैं, अपने कर्तव्य हैं। जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश करो ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके, उसे बेहतर भविष्य मिले। साई, नौकरी की तलाश मुझे भी है, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का भविष्य संवार सकूं। आपकी कृपा से मुझे मन लायक काम भी मिला था सरकार के पास, और मैं काम करके खुश भी था, लेकिन मैंने नौकरी और मौका दोनों ही गवा दिया। अब मुझ पे कौन भरोसा करेगा साई? तुम्हें खुद पर भरोसा है तो पूरी दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। तुम्हारे पास वाकई में प्रतिभा है भैरू, अपनी प्रतिभा का उपयोग करो और देखना, काम खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। शुक्रिया साई, अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। चलो चंपा। शुक्रिया साई। राम जी भला करें। गलती? हाँ दादा, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। दादा, बिट्टू की शादी एक शादीशुदा आदमी के साथ कैसे तय कर सकते हो आप? और दादा, मुझे तो लड़के में ही कोई दोष लगता है। इतनी देर हो गई, उसका कोई आता पता भी नहीं है। आता ही होगा, गाड़ी नहीं मिली होगी समय पे। बहुत समस्या है शिरडी में आने जाने की। ये भी तो देखो, घर कितना अच्छा है, पर जब इनकी बहू ही बांझ है तो उसमें इनका क्या दोष? दादा, शादी के 1 साल बाद ही बच्चा नहीं हुआ तो सास ने बहू को घर से बाहर निकाल दिया। दादा, ये परिवार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता चला कि हड़बड़ाहट में हमने गलती कर दी तो फिर जिंदगी भर मलाल रहेगा कि हम अपनी बेटी देखकर फंस गए। तो फिर हम क्या करें? दादा, मुझे लगता है कि थोड़ा समय और मांग लो। वैसे भी सगाई का मुहूर्त निकल चुका है। समझ में नहीं आ रहा है, भैरू को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? कहीं उसे तो कुछ। अरे कमला, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया क्या? हाँ, कहाँ है आपका बेटा? इतनी देर से हम सब इंतजार में बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इस विवाह में रुचि ही ना हो? नहीं नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो आने ही वाला था, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों पहुंचा नहीं है। मथुरादास जी, बुलाइए अपने वीरू पहलवान को। कौन? अरे तुम वही हो ना, भैरू, कुलकर्णी सरकार का पहलवान है? क्यों भाई, क्यों मिलना चाहते हो हमारे वीरू से? कहीं हमारे वीरू से पहलवानी सीखने तो नहीं आए हो? हा? मैं उसे चुनौती देने आया हूं। चुनौती? अबे चल चल, हमारा वीरू सिर्फ असली पहलवानों की ही चुनौती स्वीकार करता है, तुझ जैसे कि नहीं। चुनौती तो मैं वीरू को दे रहा हूं, लेकिन डर आपको क्यों लग रहा है? मैं डर रहा हूं? मैं डर रहा हूं? अबे डरना तो तुझे चाहिए था। पिछले बार इज्जत खोई थी, अब कहीं प्राण ना खो दे। अच्छा, मेरे लिए ना सही, 200 रुपए की शर्त के लिए तो लड़ेगा ना आपका वीरू? अगर वीरू जीतता है तो मैं आपको 200 रुपए लूंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो आपको मुझे 200 रुपए देने होंगे। अच्छा, मुझे चुनौती पसंद है, मुझे ऐसी शर्तें पसंद है जिनमें मेरा जीतना तय होता है। अभी तो वीरू को छोड़, मेरा सबसे बड़ा होनहार जग्गू पहलवान को हरा के दिखा, मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा। तो ठीक है, सूचित कर दीजिए कुलकर्णी सरकार को भी, कुश्ती की प्रतियोगिता शिरडी में होगी, वो भी कल। अच्छा, मैंने आज तक कभी भी किसी को खुद की बर्बादी के लिए इतना बेताब नहीं देखा है। ठीक है, कल मिलते हैं शिरडी में। ये क्या किया आपने? कल के कल ही प्रतियोगिता? इतनी जल्दी? आपने इतने दिनों से अभ्यास भी नहीं किया है, और 200 रुपए की शर्त? चंपा, साई ने कहा है मुझे पिता के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और रही बात 200 रुपए के शर्त की, तो मथुरादास जी को लालच देना जरूरी था, नहीं तो वो कुश्ती के लिए कभी राजी नहीं होते। और शर्त का पैसा जीत कर ही तो कुलकर्णी सरकार का पैसा चुकाऊंगा मैं। तुम बेफिक्र रहो, कल की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। चलो। एक काम था तुमसे भीवा, क्या करोगे? साई, आप कोई काम बताए, ये तो खुशकिस्मती है मेरी। शिरडी की उत्तरी सीमा पर सड़क के किनारे एक पेड़ है, वहां चले जाओ। क्यों साई?
किसी भटके हुए को राह दिखानी है। ठीक है साई। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर किसे राह दिखाने के लिए कहा था साई ने? क्या आपको कोई मदद चाहिए? हाँ भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे इस पते पर जाना है। हाँ हाँ आइए, दीजिए आपका सामान मुझे दीजिए। शुक्रिया भाई। पता नहीं गाड़ी वाले ने तो मुझे शिरडी से पहले ही उतार दिया, अब पता नहीं आज ही उसको भी जल्दी थी। होता रहता है ऐसा, आप बस निश्चिंत होकर मेरे पीछे पीछे आइए, ज्यादा दूर नहीं जाना, आइए। शुक्रिया शुक्रिया। लगभग 1 साल के बाद शिरडी आ रहा हूँ, इसलिए रास्ते कुछ अजनबी से लग रहे हैं। रुको। शर्म नहीं आती है तुझे? किसका हाथ थामे तू घर में चला आ रहा है? मैं वहां पे तेरा इंतजार कर रही थी, लड़की वालों के ताने सुन रही थी। तू यहाँ पे इस मनहूस के साथ घूम रहा है? हाँ? आई, अग्नि को साक्षी मानकर इसका हाथ थामा है मैंने। चंपा मेरी पत्नी है आई, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, और किसी और से शादी करने की मैं सोच भी नहीं सकता। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के मैं भूल चुका हूं, और चंपा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा मैं। क्या तेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए क्या? तू इसके साथ रहेगा जिसने तेरी आई पे झूठा इल्जाम लगाया? आई, क्या सच है क्या झूठ है ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमने जो चंपा के साथ किया वो सही नहीं किया। और मैंने जो भी गलती की है उसे मैं सुधारूंगा। और हां, चंपा आज से यहीं रहेगी, हमारे साथ। संतान पाने के लिए चंपा ना कोई उपचार करवाएगी, ना किसी जादू मंत्र का सहारा लेगी। जो होना है वो खुद होगा। आइए। भैरू, कमला,
बाबा सदा खुश रहो। आप भैरू के बाबा है? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? जब से शिरडी में मेरा परिवार रहने आया है उस समय से मैं ये दूसरी बार आ रहा हूं। पहली बार इसी की शादी में आया था। अरे हाँ, भैरू की शादी को तो अब 1 साल से ऊपर हो गया है। कैसे याद रहेगा? जल्दी जल्दी में आया था और फिर जल्दी में चला भी गया। अरे तभी तो अपना घर का रास्ता भूल गया जो तुमसे मदद लेनी पड़ी। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। अब इजाजत दीजिए। इन्हें भी अभी ये वापस आना था। इनके सामने तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती चंपा को वापस भेजने के लिए। सब कुशल मंगल तो है? काश आई भी अपना गुस्सा छोड़ देती। श्रद्धा, सबूरी। जी साई। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं बाबा, आइए अब अंदर आइए। सुनो 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 शिरडी वासियों, सुनो ऐलान सुनो, सुनो ऐलान। कल शिरडी के अखाड़े में आएंगे दोबारा 2 पहलवान। एक शिरडी का भैरू पहलवान और दूसरा सेठ मथुरादास जी का जग्गू पहलवान, जो वीरू से भी खतरनाक है। भैरू और जग्गू में होगा मुकाबला। किसकी निकलेगी जय यात्रा और किसका होगा मुंह काला। अंत का आरंभ हो चुका है। सरकार, क्या है? एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। बोलो। सरकार, वो जब आप गांव में नहीं थे तो सेठ मथुरा दास का संदेश आया था कि भैरू वहां जाके उसके पहलवानों को दोबारा कुश्ती के लिए ललकार रहा है और उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली है सरकार। और वो लोग कल कुश्ती के लिए यहाँ आ रहे हैं। भैरू ने आपसे विनती की है कि आप वहां आए और उसे दूसरा मौका दें। हरिओम हरिओम। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। प्रतीत होता है कि अपनी हार के कारण भैरू पगला गया है। एक बार हार के वो मेरा अपमान करवा चुका है। चाहता है कि दोबारा मेरा अपमान हो। लड़ता है तो लड़ने दो उसे। क्यों आई हो वापस? और आते ही मेरे बेटे को फिर से कुश्ती लड़ने की पट्टी क्यों पढ़ाई? आई वो जो कर रहे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा, तो तेरा क्या फर्ज? तूने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ? वो अगर गड्ढे में गिर रहा है तो तू उसे गिरने देगी? अभी उसके पिछले जख्म सूखे भी नहीं और फिर से। आई जब हौसले बुलंद हो तो वीर जख्मों की परवाह नहीं करते। जख्म तो वीरों के शरीर पे तमगे की तरह शोभा बढ़ाते हैं। आई आपका बेटा वीर है, प्रतिभावान है। साई को उन पे भरोसा है,
मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तो फिर आप अपने अंश पे भरोसा क्यों नहीं करती? आई, इस वक्त उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपके आशीर्वाद की। और अब तो साई ने भी बोल दिया कि हमें जल्दी संतान होगी। फिर आप परेशान क्यों हो रही है? तू अपना उल्लू सीधा करने के लिए साई को बीच में मत ला। अगर साई को तेरी फिक्र होती ना तो भैरू के साथ ये सब होने ही नहीं देते। आई बड़ी साई की सिफारिश करने वाली। जिस दिन आपको साई पर विश्वास आएगा उस दिन आपको अपने यही शब्द चुभेंगे। आई, आपको खुद से बहुत निराशा होगी। साई, हम आपका आशीर्वाद लेने आए। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। साई, ये सब क्या है? अक्सर यहाँ आने वाले लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार छोड़ जाते हैं। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं इन्हें इसलिए यहाँ रख रहा हूं ताकि जो भी मुझसे मिलने आए अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी चाहे ले जा सकता है। भैरू, कुश्ती की तैयारी कैसी चल रही है? सारी तैयारियां हो चुकी है, एक आई के आशीर्वाद के अलावा। माता पिता ना भी कहें तो भी उनका आशीर्वाद हमेशा अपनी संतान पर रहता है। साई, आपकी बातों में एक ऐसी सच्चाई है जो मेरे मन के सारे द्वार खोल देती है। सारे दुख, सारी चिंताएं दूर हो जाती है। साई, ऐसे तो मैं ये भी जानता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा ही मेरे और चंपा के जीवन में रहा है और रहेगा। फिर भी आज मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इस बार कुश्ती में आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति, मेरा हौसला बनेगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।